कभी ये सोचा है कि अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से कैसे बदला जा सकता है? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी ही किताब की जो इसका रास्ता दिखाती है। ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। ओशो शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो इसे सिर्फ कुछ विचार या फिलॉसफी नहीं, बल्कि मन को बदलने का पूरा विज्ञान कहते हैं। मतलब ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक साइंटिफिक मैनुअल। 112। सोचिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि यह किताब कितनी गहरी और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। ओशो का दावा है कि इन 112 तरीकों में वो हर मुमकिन रास्ता शामिल है जिससे मन की सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर बदलाव लाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। पता है इस किताब की सबसे कमाल की बात क्या है? ये हजारों साल पुराने तंत्र के ज्ञान को आज की मॉडर्न लाइफ के लिए एक टूल किट की तरह पेश करती है। ये तरीके भले ही बहुत पुराने हों, पर आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें इन तकनीकों की जरूरत ही क्यों है? ओशो के मुताबिक हम सब एक जेल में बंद हैं, और वो जेल कहीं बाहर नहीं, वो है हमारे अपने मन का कारागार। तो मन एक जेल क्यों है? ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, ये हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और यही इस किताब का, कह सकते हैं कि, मूल आधार है। ओशो कहते हैं कि हमारा मन एक मशीन की तरह है, एक ऐसी मशीन जो कभी रुकती नहीं, बस लगातार सवाल बनाती रहती है, और ये हमें हर चीज पर लेबल लगाने को मजबूर करती है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सही है, वो गलत है, और इसी चक्कर में हम असलियत को सीधे सीधे अनुभव ही नहीं कर पाते और हमेशा दुखी रहते हैं। यहाँ पर देखिए, दो दुनियाओं का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है मन की जेल, जहां हम बस विचारों, लेबल्स, अतीत और भविष्य में ही उलझे रहते हैं, और दूसरी तरफ है आज़ादी, जहां सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, बस होना है। तो फिर इस जेल से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर तंत्र का दर्शन एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया देता है। रास्ता लड़ने का नहीं, बल्कि स्वीकार करने का है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक है योग का रास्ता, जो मन से लड़ने, उसे कंट्रोल करने की बात करता है, जबकि तंत्र का रास्ता एकदम उल्टा है। ये कहता है कि मन से लड़ो मत, बस उसे देखो, उसके गवाह बनो, उसे स्वीकार करो, और जब आप ऐसा करते हैं तो अहंकार खुद ब खुद घुलने लगता है। ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से समझाई गई है। तंत्र कहता है, कोई संघर्ष नहीं, लिप्त हों लेकिन जागरूक रहें। इसका मतलब है कि जीवन के हर अनुभव को पूरी चेतना के साथ जियो, बिना किसी भी चीज को दबाए या उससे भागे। तो ये तो हो गई फिलॉसफी, पर असल में ये तरीके काम कैसे करते हैं? चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इन 112 तरीकों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर किसी के लिए है। मतलब किसी का स्वभाव बहुत सोचने वाला हो या कोई बहुत भावुक हो, हर किसी को अपने लिए कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। सांस पर ध्यान देने की तकनीक। पहला स्टेप, बस अपनी अंदर आती हुई सांस को महसूस करें। दूसरा, अपनी बाहर जाती सांस को महसूस करें। तीसरा, उस छोटे से पल को पकड़ें जब सांस अंदर और बाहर जाने के बीच रुकती है, एक ठहराव आता है। और चौथा, उसी ठहराव में अपने उस केंद्र को महसूस करें जो ऊर्जा से भरा भी है और एकदम शांत भी। अब सांस के अलावा कुछ तकनीकें बिल्कुल अलग हैं। ये अचानक झटके या हमारे पैटर्न को तोड़ने पर आधारित होती हैं, जैसे कि ये शब्द रुको। इसका लॉजिक क्या है? देखिए, हमारा मन हमेशा एक ही पटरी पर दौड़ता रहता है। कोई भी अचानक हुई घटना, जैसे कोई तेज आवाज या कोई चिल्ला दे, वो हमारे सोचने के सिलसिले को एक पल के लिए तोड़ देती है। उस एक पल के लिए मन बिल्कुल खाली हो जाता है, और उसी खालीपन में हमें अपनी असली चेतना की, अपनी अवेयरनेस की एक झलक मिल जाती है। तो इन सब तरीकों को अपनाकर पहुंचना कहाँ है? मंजिल क्या है? इन सभी तरीकों का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जिसे ओशो अमन कहते हैं, यानी नो माइंड, मन के पार चले जाना। इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहली अवस्था है साधारण सोच की, हमारा मन हर तरफ भाग रहा है। दूसरी है चिंतन, जब मन एक दिशा में फोकस होता है। तीसरी है एकाग्रता, जहां मन एक बिंदु पर टिक जाता है। और चौथी और आखिरी अवस्था है ध्यान या अमन, जहां मन होता ही नहीं। ये कोट इस पूरी बात का सार है। जब कोई अपने केंद्र में स्थित हो जाता है तो आनंद स्वाभाविक होता है। मतलब
आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से खोजना है। वो तो हमारा स्वभाव है, हमारी नेचुरल स्टेट है। तो असली बात यह है कि मंजिल कोई अचीवमेंट नहीं है। ये किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा नहीं है। ये तो उस खजाने को फिर से खोजने जैसा है जो हमेशा से हमारे अंदर ही था। ये कुछ नया पाने की नहीं है, बल्कि खुद को फिर से पाने की एक यात्रा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आनंद हमारी स्वाभाविक अवस्था है, हमारा नेचुरल स्टेट है, तो हम सब इसकी जगह हर रोज, हर पल क्या चुन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।